हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल पर हम यहाँ बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित 9 से लेकर 12 तक सभी विषयों से संबंधित तैयारी करवाते हैं। अभी इस साल 2025-26 के सेशन के जो बोर्ड एग्जाम है वो 18 फरवरी से 12 मार्च तक जो परीक्षाएं होनी थी वो समाप्त हो चुकी हैं। तो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो लगभग अप्रैल के थर्ड या फोर्थ वीक में आ जाता है, मिड अप्रैल तक आ जाता है। संभवतः अभी की जो हाल की अपडेट है वो आपकी ये है कि 4 अप्रैल तक, 4 से 5 अप्रैल तक एक सप्ताह में आपकी जो कॉपियां हैं वो सारी चेक हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट पर लगभग 10 से 15 दिन में अपलोड हो जाता है अप्रोक्सीमेट। 10-15 दिन में अपडेट अपडेट होने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा। उसकी तारीख जो है आपको बता दी जाएगी और ऐसी ही जानकारी आपको जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट से संबंधित इस चैनल पर लगातार दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी बच्चे अभी 9 से 10th में गए हैं और जो 11 से 12th में गए हैं, अगर वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी विषय में, यूपी बोर्ड से किसी भी विषय में, जो कि साइंस हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, किसी भी विषय में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आज के वीडियो में क्लास 10th में जो साइंस है आपका। साइंस में सबसे पहले आता है आपका रसायन विज्ञान, और फिर आता है जीव विज्ञान, और उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान। तो नए सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो हमने अभी जो इस सेशन में पहला आपका जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उसको जरूर से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सल्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको जो अम्ल, क्षार, लवण है इसके बारे में बताया जाएगा और आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, बाकायदा नोट करते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, और उसके बाद हेडिंग लगा लेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल का देखिए बच्चों, जीवन में जो सबसे सर्वाधिक उपयोग हम लोग करते हैं खट्टी चीजों को खाने में। खट्टी चीजें जैसे कि खाना हो गया, खाना तो मसालेदार होता है, और जो क्षार होता है वो तीखा कड़वा आता है। मान लीजिए कि इमली है तो वो खट्टी है, तो वो एसिडिक नेचर की है। और अगर हम कोई हाईली मसाला जिसमें ज्यादा मिला हुआ है सब्जी में, उस तरह की चीज खा रहे हैं जैसे कि खटाई मान लीजिए आप, तो वो क्या होता है? बेस होता है, क्षार। तो हम या तो अम्लीय चीजें खाते हैं या तो क्षारीय चीजें खाते हैं। बिल्कुल सामान्य सादी चीजें हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि क्या है कि पानी, पानी ना तो खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। ठीक है, तो पानी होता है उदासीन। ठीक है, तो हम लोग अम्लीय पदार्थ खाते हैं या तो फिर क्षारीय पदार्थ खाते हैं। इसी का हमारे जीवन में उपयोग है। और अगर साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में यहाँ आपको जो एलिमेंट होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उनको पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार, ताकि जो भी प्रोडक्ट आप लैब में बनाएं, प्रयोगशाला में बनाएं, उसको आप पहचान सकें कि अम्लीय नेचर का है कि ये क्षारीय नेचर का है। और जानने के लिए क्या है कि हर वस्तु को आप स्वाद लेकर चाट कर तो नहीं बता सकते कि कैसा है, क्योंकि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जहरीले होते हैं रसायन में। तो उसके लिए क्या है कि लिटमस पेपर की व्यवस्था की गई है। लिटमस पेपर जो होता है उसमें अगर हम किसी कोई पदार्थ चेक कर रहे हैं, कोई लिक्विड है उसको चेक कर रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर का है या बेस नेचर का है, अम्लीय है या तो फिर क्षारीय है, उसके ऊपर डाल देते हैं। तो क्या होता है कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। अगर नीले को लाल कर दे तो फिर वो एसिडिक नेचर का है, और दूसरा लाल को नीला कर दे तो फिर वो क्षारीय नेचर का है। ये बच्चों पहचान होती है अम्ल की और क्षार की। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं। या तो पूछा जाएगा अम्ल क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और या तो अगर सीधे सीधे पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो अम्ल क्या है इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पर चलते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग क्या? एसिड, एसिड यानी कि अम्ल। लिखिए, अम्ल में लिखेंगे वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है
और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब नीचे लाइन बदल करके लिखना है आपको, क्या लिखना है, ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव या H3O प्लस आयन मुक्त करते हैं। जलीय विलयन में H पॉजिटिव या H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, आयन मुक्त करते हैं। ठीक, इसी तरह से लाइन चेंज करके दूसरी लाइन में लिख लेना है। क्या लिखना है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक, पीएच मान 7 से कम होता है। अगर 7 से कम है पीएच मान तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अब यहाँ पीएच मान क्या होता है ये समझ लेते हैं। पी मतलब होता है पावर, पी से पावर, ऑफ साइलेंट है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान ही किसी भी पदार्थ की कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी प्रकृति पावर ऑफ हाइड्रोजन से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ अगर अम्लीय है तो वो 7 से कम होगा। ठीक है, पीएच मान 7 से कम होता है। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण। अम्ल के कौन कौन से उदाहरण है, कौन कौन से पदार्थ अम्ल होते हैं। एक तो लिखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। दूसरा लिख लीजिए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अभी और उदाहरण लिखवा देते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है इसे हम लोग कहते हैं सिरका। सिरका तो जानते हैं आप, खटाई में यूज करते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, सिरका, वही वाला है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और भाई साहब ये है आपका फॉर्मिक अम्ल, सूत्र होता है HCOOH। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चींटी के डंक में। जो लाल वाली चींटी होती है ना, जो बहुत तेज से काट लेती है, वही वाली चींटी, लाल वाली चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसके अलावा जितने भी काटने वाले ये जीव हैं, जैसे कि चींटी हो गई, और वो लाल वाली जो बर्रैया होती है वो हो गई, बर्र जिसे बोलते हैं, बी इंग्लिश में कहते हैं वो। ठीक है, और बिच्छू के डंक में, तो इन सभी जो काटने वाले जीव जंतु हैं उनमें सब में पाया जाता है क्या, फॉर्मिक अम्ल। सूत्र क्या होता है HCOOH। ठीक है, इसके अलावा ये तो सारे कार्बनिक हैं, कुछ अकार्बनिक भी देख लीजिए। कार्बनिक में लिख लीजिए HCl। ठीक है, क्या लिख लेंगे, HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक और लिख लीजिए जो दूध में पाया जाता है, इसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहेंगे इसको, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये दूध में पाया जाता है। दूध से जब दही बनता है तो जो दूध खट्टा हो जाता है तो ऊपर से तो कुछ मिलाया नहीं जाता है जब दही बनता है, तो यही एक लैक्टिक अम्ल होता है जो कि दूध को खट्टा कर देता है। ठीक है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण ये दूध को खट्टा कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग लगा लीजिए। दूसरी हेडिंग क्या होगी आपकी, क्षार। क्षार यानी कि बेस। ठीक है, लिखिए इसमें क्षार। क्षार में लिखेंगे वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, छूने में साबुन जैसे चिकने और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वीडियो रोक करके लिख लीजिए, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब लाइन चेंज करके नीचे लिखेंगे, जैसे उसमें लिखा था अम्ल में, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। जलीय विलयन में OH माइनस आयन
मुक्त करते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। लाइन चेंज करेंगे, दूसरी लाइन में लिख लेंगे इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से कम है भैया तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। और अगर 7 है होगा तब, अगर 7 है वो 7 है तो उसको हम लोग ना अम्ल कहेंगे ना क्षार कहेंगे, तो फिर उसको कहेंगे हम उदासीन। उदासीन बोले तो न्यूट्रल। ठीक, तब उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल। तो किस संसार में तीन प्रकार की चीजें होती हैं, या तो अम्लीय होगा, खट्टा होगा, है ना, और या तो फिर क्षारी होगा, कड़वा होगा, और या तो फिर कुछ नहीं होगा, दोनों में से बराबर होगा, उदासीन होगा। तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये बिल्कुल पॉइंट याद रखेंगे आप। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तो वो अम्ल होगा, और अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वो क्षार होगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की परिभाषा हो गई। क्षार के उदाहरण लिख लीजिए। अम्ल के ये उदाहरण थे एसिटिक अम्ल। इसी तरह से क्षार के उदाहरण है जैसे NaOH। NaOH को बच्चों कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दूसरा उदाहरण जैसे KOH। के है, के को क्या कहते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्षार के उदाहरण हो गए। अम्ल में क्या आएगा, अम्ल में भैया H आएगा, पीछे H आएगा जो कि जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देगा, और क्षार में पीछे OH आएगा। हालांकि ये देख रहे हो इसमें OH इसमें भी है, लेकिन ये अभी आप जब आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये ग्रुप है पहचानने के लिए, H कब होता है और कब OH होता है, ये आप पढ़ करके सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, पहली वाली क्लास में बताया था आपको परमाणु क्रमांक याद करने के लिए। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक आपको याद ही होने चाहिए, इनके प्रतीक भी आपको याद होने चाहिए। अगला चैप्टर जब आएगा तो उसमें आपको जब तक ये याद नहीं होगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवाइज करिए एक बार मेरे साथ। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, इसी तरह से सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। इस तरह से आपको 20 तक याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे अम्ल और क्षार की। तो अम्ल समझ गए, क्षार भी समझ गए, दोनों के उदाहरण भी समझ गए। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई आपकी। अब लिख लीजिए आप, अब अम्ल क्षार के जो गुण हैं, बुक में जो आपके दिया है अम्ल क्षार के गुण धर्म। ठीक है, तो गुण जो होते हैं किसी भी चीज के दो प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं। दो कौन कौन से प्रकार, एक तो आपको ऊपर से कोई चीज दिख रही है तो वो होगा भौतिक। ठीक, और अगर उसके अंदर के गुणों में जाएंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक। दो प्रकार से गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। ठीक है, तो यहाँ अम्ल के और क्षार के दोनों के अलग अलग, अम्ल के भौतिक गुण और क्षार के भौतिक गुण अलग अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अम्ल के रासायनिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इनके उपयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, तब आगे बढ़ेंगे यहाँ। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए अम्लों के भौतिक गुण। क्या हेडिंग रहेगी, अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, भौतिक गुण। भौतिक गुण में लिखिए नंबर 1, पॉइंट वाइज होगा इसमें। नंबर 1, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। तो नंबर 1 में क्या लिखेंगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा नंबर, पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील होते हैं। और चौथा नंबर,
इनका जली विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इनका जली विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, 5वां नंबर और लिख लीजिए। पेपर में वैसे आपके 4-4 ही आते हैं, 5-5 लिखा रहे हैं, जो आपको सरल लगे उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां लिखिए, अधिकांश प्रबल अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं। अधिकांश प्रबल अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं। कैसे होते हैं प्रकृति में? संक्षारक होते हैं। एज इट इज लर्न करना है आपको। ठीक है, यहाँ अम्ल के भौतिक गुण हो गए। अब हेडिंग लगा लीजिए अगली, भौतिक गुण ही रहेंगे लेकिन ये किसके होंगे? क्षार के। पहले हेडिंग क्या थी? अम्ल के भौतिक गुण। अब हेडिंग लगाएंगे आप क्षार के भौतिक गुण। ठीक है, क्षार के भौतिक गुण। नंबर 1 लिखिए इसमें, स्वाद में कड़वे, साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्या लिखेंगे? नंबर 1, स्वाद में कड़वे, साबुन जैसे चिकने होते हैं। नंबर 2, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो अम्ल थे वो नीले लिटमस को लाल कर रहे थे और ये क्षार हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। तीसरा नंबर, पानी में घुलनशील, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। पानी में घुलनशील और इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। नंबर 4, अधिकांश क्षार रंगहीन या सफेद ठोस होते हैं। क्या रहेगा? नंबर 4, अधिकांश क्षार रंगहीन या सफेद ठोस होते हैं। फिफ्थ नंबर रहेगा आपका, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्षार जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षार ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपके हो गए क्षार के भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण हमने पढ़ लिए किसके? क्षारों के। अम्ल के भौतिक गुण हो गए, क्षार के भौतिक गुण हो गए। अब हेडिंग लगाइए, अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। इसमें भी 4 या 5 लिखवा देते हैं क्योंकि डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि अम्लों के 4 रासायनिक गुण के बारे में बताइए। ये 6 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी तरह से क्षारों के रासायनिक गुण, अगर 2 आते हैं तो 2 नंबर का आएगा, अगर 4 आते हैं तो 4 नंबर का आएगा। तो जो आपको आसान लगे वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अम्लों के रासायनिक गुण। अब इसमें नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखिए, अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर, अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर, अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अम्ल यानी कि HCl। ठीक, और भी हमने कई सारे अम्ल लिए थे जैसे कि CH3COOH। ये अभी रिएक्शन आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए यहाँ सरल अम्ल ले। ठीक है, HCl। और क्या बोला है? धातु कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, धातु कार्बोनेट। धातुएं देखिए जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, जिंक हो गई, कॉपर हो गई, है ना। और क्या बताया था? चांदी, सोना, पारा, ठीक है, प्लेटिनम। ये सब क्या है? धातु हैं, बहुत सारी धातु हैं। ठीक है, ये जब आप 11th में आएंगे वहाँ आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उसमें धातुओं के बारे में विस्तार से बताया गया। यहाँ आप कुछ कुछ धातुएं जान लीजिए जो आपके काम की है। ठीक है, Na क्या होता है? सोडियम। K क्या होता है? पोटेशियम। Ca कैल्शियम, जिंक, कॉपर, चांदी, सोना, मरकरी, प्लेटिनम आदि ये धातुएं हैं। अभी पिछली क्लास में हमने बात करी थी कार्बोनेट के बारे में। कार्बोनेट को क्या कहते हैं? CO3। ठीक, इसी तरह से अगर सल्फेट कहीं लिखा हो तो सल्फेट में आपको क्या समझना है? SO4 लिखना हमेशा। ठीक है, अब धातु कार्बोनेट है तो इसमें हम धातु लेंगे Na और कार्बोनेट ले लेंगे CO3। ठीक है, तो Na और जो CO3 होता है इस पर हमेशा -2 चार्ज होता है, SO4 पर भी -2 चार्ज होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम Na2CO3 और रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है? लवण प्राप्त होता है। ठीक है, लवण अपघटन या अवक्षेपण अभिक्रिया पिछले चैप्टर में पढ़ी थी जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता था, तो NaCl प्राप्त होगा। हमने बताया था रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले आप आगे देखेंगे 2 शब्द लिखे होंगे, 2 में से जो पहला होगा वो हमेशा प्लस में होगा, जो बाद में होगा माइनस में होगा। तो इसमें जो Cl है माइनस है और Na है प्लस है, तो माइनस प्लस का आपस में क्या होता है? बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है। तो Na तुरंत किसके पास जाता है?
Cl के पास। अब Na प्लस है, धातु है, और जो Cl है वो माइनस, ठीक है। तो Na की शादी हो जाती है Cl से और H चला जाता है CO3 के साथ में, ठीक है। CO3 कहीं भी किसी भी रिएक्शन में लिखा हो तो वो डायरेक्ट H से क्रिया करके CO2 एक बार में बनाता है और दूसरी बार में जल बनाता है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए आप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों चीजें यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो बन गया NaCl और एक बन गया CO2 और एक बन गया H2, ठीक है भैया। क्या बन गया, NaCl, CO2 और H2। NaCl को क्या कहेंगे, सोडियम। अब क्लोरीन नहीं कहेंगे क्योंकि अब इसकी शादी हो गई, तो क्लोरीन नहीं है, ये क्या है, इसका सरनेम बदल गया, अब ये क्या है, क्लोराइड, ठीक। जैसे ऑक्सीजन है, अगर अकेले है तो ऑक्सीजन, किसी के साथ है तो ऑक्साइड, वैसे यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। CO2 जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O है जो कि पानी है, ठीक है। अब यहाँ पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, एक ये एरो लगा होगा, ये LHS समझ लो और ये RHS समझ लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना, संतुलित करना, ठीक है। तो यहाँ हम संतुलित भी कर लेते हैं। क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल नहीं बैलेंस है, क्योंकि यानी यहाँ कितने हैं, दो, यहाँ एक है, तो यहाँ भी हमें कितने करने चाहिए, दो। दो हो गए, दो NaCl हो गए, लेकिन Cl भी दो हो गए, Cl इधर तो एक ही है, अब दो हो गए, ठीक। CO2 में से अगर जब एक O2 निकालेंगे, 3 है ये CO3, ये दो निकले तो एक O बचा होगा यहाँ, तो जो O बचा है वो H2 के साथ में चला जाएगा, क्योंकि H कितने हैं, दो, ठीक। तो ये दो H और O मिलके क्या बना लेगा, H2O, ठीक। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। एक चीज यहाँ और समझने वाली है, जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 11, और जो क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसको समझ लो किस तरह से ये क्रिया करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर में आपको यही सब सीखना है। तो सोडियम 11 नंबर है और जो 17 नंबर है वो है क्लोरीन। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 281 होगा और जो क्लोरीन का होगा वो होगा 287, ठीक। 9th में आपने पढ़ा होगा, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 2n²। इसमें n बराबर अगर हम 1 रखें तो पहली कक्षा, 2 रखें तो दूसरी कक्षा, इसी प्रकार डॉट डॉट सो रखते चले जाएंगे तो कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आती चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ 2 इंटू 1 रखें अगर तो पहली कक्षा 1 का स्क्वायर तो ये 2 आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो ये 8 आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर जो कि 18 है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है वो 2, 8, 18, 32, इस तरह से ये क्रम चलता है, ठीक है। तो कोई भी परमाणु जब दो आपस में होते हैं उसमें संयोजकता निकाली जाती है, प्लस या माइनस। संयोजकता कैसे पता करते हैं, किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही इसकी संयोजकता होती है। अंतिम कक्षा में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक, इसमें कितना आ रहा है, 7। इसमें एक नियम होता है, अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 है, क्या है, 1, 2, 3, तो उसकी संयोजकता वही होगी प्लस में, +1, +2, +3। अगर 3 तक है तो वो प्लस में संयोजकता होगी। अगर 4 आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तो फिर वो प्लस माइनस दोनों होगी, कभी प्लस कभी माइनस, ठीक। कब प्लस होगी कब माइनस होगी ये आपको समझाएंगे अगले चैप्टर में। इसके अलावा अगर 5, 6, 7 है, क्या है, 5, 6, 7, तो इसको तुरंत 8 से घटा देंगे और यही नंबर आ जाएगा माइनस में। अगर फर्ज करिए 5 है तो इसको 8 से घटाओ, 5 - 8 कितना आएगा, 3, लेकिन माइनस में आएगा, तो वो संयोजकता क्या कहलाएगी, -में 3। इसी तरह -में 2, इसी तरह -में 1, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको ले हम तो इसकी संयोजकता प्लस बनाएगी, और 7 है तो इसकी संयोजकता आएगी -1, ठीक। तो +1 -1 ये बराबरी के हैं दोनों, तो बराबरी का रिश्ता होगा, तो +1 -1 की तरफ हमेशा क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो इसीलिए हम जब भी लिखते हैं तो Na के ऊपर प्लस, अब देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, रसायन विज्ञान में 1 नहीं लिखा जाता है। अगर 2 है तो +2 लिख देते हैं, लेकिन इस पे +2 तो है नहीं, तो इस पे केवल प्लस है। इसी तरह से Cl में माइनस में कितना, 1, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, Cl में माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा जाता है Cl माइनस और ये Na के ऊपर प्लस, ठीक। तो ये बात आप समझ गए, ये रिएक्शन नोट कर ली। तो ये आपकी पहला आपका हो गया रासायनिक गुण। इसी तरह से आगे चलते हैं, दूसरा रासायनिक गुण। तो दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा, दूसरा लिखिए, अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर, अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है, लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस तरह से अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या होगा, लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अम्ल यही ले लेंगे HCl, इसकी क्रिया कराते हैं धातु से, धातु ले लेते हैं Na, इससे क्रिया करा दो तो देखो Na प्लस है, Cl माइनस होता है, तो Na इससे मिला दो तुरंत Cl से, तो राइट हैंड में क्या बन जाएगा, Na
Cl और प्लस H अकेले नहीं होता है, H2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब देख लो भैया क्या बैलेंस है रिएक्शन? नहीं बैलेंस है। तो Na एक है, Na एक है, कोई दिक्कत नहीं। Cl भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन दो है, उधर दो है तो इधर भी दो करने पड़ेंगे। तो इधर जैसे ही दो करेंगे Cl भी दो हो गए, तो यहाँ भी दो का गुणा करना पड़ेगा। Cl भी दो हो गए और Cl दो किए तो Na भी दो हो गए, तो यहाँ भी दो कर दो। अब बात बराबर हो गई। ठीक है, दो HCl दो Na और दो NaCl और H2। ठीक है, यानी अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या थी, अणुओं की संख्या, वो बराबर हो गई किसके? उत्पाद के अणुओं की संख्या के। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको। दूसरा रासायनिक गुण हो गया ये। तीसरा रासायनिक गुण, तीसरे में क्या लिखेंगे? लिखिए तीसरे में, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराने पर, हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट था तो Na2CO3 था, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसमें हाइड्रोजन बीच में और आ जाएगा, तो NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा है ये। ठीक है, बेकिंग सोडा। इसको H जब भी बीच में आए तो इसको बाई भी पढ़ देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी इससे क्रिया कराते हैं तो बोला गया है, क्या बोला गया है? लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये याद रखना, जब कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन ना हो तो CO2 और H2O प्राप्त होता है, और जब इसमें H बीच में है तो H2O नहीं मिलेगा, क्या मिलता है? केवल हाइड्रोजन गैस H2 मिलती है। ठीक है, देखो बनेगा सब वही, एक तो बन जाएगा NaCl, दूसरा बन जाएगा CO2, क्योंकि CO3 ये टूटेगा तो CO2 मिलेगा, और प्लस में H2O नहीं मिलेगा, आपकी बात, केवल हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चौथा लिखिए। ठीक है, चौथा रासायनिक गुण लिखिए, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर लवण व जल की, लवण व जल की प्राप्ति होती है। लवण व जल की प्राप्ति होती है। लवण व जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, चौथा नंबर, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया करें, धातु ऑक्साइड Na2 ले लेते हैं, धातु Na हो गई, ऑक्साइड क्या हो गया आपको? लवण और जल की प्राप्ति होगी। लवण यानी कि देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, बताया अभी, अगर दो लिखे हैं तो पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, तो यहाँ क्या बनेगा? लवण। और जल बनेगा, जल क्या होता है भैया? पानी, H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, दो NaCl तो दो यहाँ कर दो, दो यहाँ भी करने पड़ेंगे, और ये बैलेंस हो गए 2H और O यानी H2। ठीक है, इस तरह से ये हो गए, नोट कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे पास अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण समाप्त हो गए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग डालेंगे क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पढ़ने हैं किसके? क्षार, रासायनिक गुण। हेडिंग डाल लीजिए वही, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण नंबर 1। सेम होते हैं, कुछ कुछ बदले हुए होते हैं। ठीक है, पहला लिखिए, क्षारों की धातु से क्रिया कराने पर, क्षारों की धातु से क्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब कोई भी क्षार ले लीजिए, क्षार जैसे कि NaOH हो गया, और धातु ले लें तो जिंक। ठीक, अब इसकी इससे क्रिया करा दें तो लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो लवण ये पढ़ेंगे आप आगे, Na2ZnO2, ये लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। इसका नाम होता है सोडियम जिंकाइट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम जिंकाइट कहते हैं, नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, Na यहाँ दो कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी, सोडियम जिंकाइट Na2ZnO2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका हो गया पहला रासायनिक गुण किसका? क्षार का। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है? लिखिए, क्षारों की धातु कार्बोनेट, क्षारों की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट,
क्षारों की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्रिया कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी क्षारों की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएं अगर हम, तो कुछ नहीं होता है, क्रिया ही नहीं करते हैं, ये आपस में कुछ नहीं बनाते हैं। NaOH की Na2CO3 या NaHCO3 से क्रिया कराने पर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से नोट कर लेंगे। पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है, क्षार की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप वहां लिख देंगे रिएक्शन नीचे बना के नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रासायनिक गुण हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तीसरा तीसरा रासायनिक गुण लिखिए। तीसरे में क्या लिखेंगे, क्षार की अम्ल से क्रिया कराने पर क्षार की अम्ल से क्रिया कराने पर क्षार की अम्ल से क्रिया कराने पर लवण व जल की प्राप्ति होती है। क्षार की अम्ल से क्रिया कराने पर लवण व जल की प्राप्ति होती है। तो क्षार ले लें, क्षार जैसे कि NaOH, और अम्ल ले लें जैसे HCl, इससे क्रिया करा दें तो लवण और जल मिल जाएगा। देखो भैया, Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस, सीधी सी बात है, प्लस वाले माइनस के साथ मिला। तो Na और Cl का पुराना संबंध, तो NaCl, और HOH मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, H2O। कहीं भी रिएक्शन में आपको इस तरह से चीजें मिले HOH, तो वो हमेशा क्या होता है, H2O। ठीक है, H दो है तो दो लिखे हैं, और एक O है तो H2O। तो इस तरह से क्षार की अगर हम अम्ल से क्रिया कराएं तो लवण व जल की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा रासायनिक गुण। एक और लिख लीजिए नंबर 4 डाल करके। नंबर 4, 4 नंबर में क्या लिखेंगे, लिखिए, किसी क्षार की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर किसी क्षार की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराने पर लवण व जल की प्राप्ति होती है। क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर लवण व जल की प्राप्ति होती है। लवण व जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्षार हो गया, क्षार की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराए। ठीक है भैया, यहाँ क्या था, धातु की क्षार से क्रिया करा रहे थे, और यहाँ धातु ऑक्साइड की। ठीक है, रिएक्शन सेम होगी। सेम रिएक्शन में क्या मिलेगा, लवण मिल जाएगा एक, और दूसरा मिल जाएगा आपको पानी। अब यहाँ इसमें ऑक्सीजन तो कहीं इसके साथ थी नहीं, तो पानी नहीं मिला, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन है तो यहाँ पानी नहीं मिलता है। बनता वही है लवण जो यहाँ बना है। क्या बना है, Na2ZnO2 और प्लस में H2O। फिर से इसका नाम वही होगा, सोडियम जिंकाइट। Na2ZnO2 का नाम क्या होगा, सोडियम जिंकाइट, और ये क्या है आपका, पानी यानी कि जल। ठीक है, जो NaOH है उसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रस ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम होता है भैया कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। एक और लिखाया था उदाहरण में आपको, KOH, इसका नाम क्या होता है, K हो गया पोटेशियम, OH हो गया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक पोटास। ठीक है, कास्टिक पोटास यानी कि KOH, और कास्टिक सोडा अगर लिखा है तो उसका मतलब है NaOH। ठीक है, तो इसकी क्रिया कराने पर लवण और जल की प्राप्ति हो जाती है। तो आपके 4 रासायनिक गुण हो गए अम्ल के, और 4 रासायनिक गुण हो गए क्षार के। ठीक है, तो यहाँ से रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी, अब दोनों के उपयोग देख लेते हैं आगे आगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, अम्ल की परिभाषा, फिर क्षार की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण दोनों के। अब दोनों के ही उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग रहेगी आपकी उपयोग। उपयोग किसके, अम्ल के। तो हेडिंग में क्या लिखेंगे, अम्ल के उपयोग। ठीक है, अम्ल के उपयोग, इसमें लिखिए नंबर 1। उपयोग में नंबर 1 में लिखेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। नंबर 1 में लिखेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। ये अम्ल का पहला उपयोग है, खाद्य पदार्थ के रूप में। नंबर 2, कार की बैटरी में। नंबर 2, कार की बैटरी। अब बैटरी चाहे कार की हो चाहे जाए की बैटरी हो, ठीक है, सब में क्या पड़ा होता है, ये अम्ल पड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4
और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है। अब खाद्य पदार्थ में जो नींबू होता है, सिरका होता है, ये सब क्या है? अम्ल है। तो ये इसका उपयोग है, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है? कार की बैटरी के रूप में। तीसरा लिखिए, भोजन के पाचन में। भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी इसकी रिएक्शन करी थी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये शरीर में बनता है हमारे, ठीक है, बनता है। ये जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते समय अगर कोई ऐसी सामग्री जो शरीर के नुकसान शरीर को नुकसान कर सकती है, नुकसानदायक है शरीर के लिए, तो ये अम्ल क्या करता है? उसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, खराब कर देता है, बेकार कर देता है, ताकि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। तो क्या लिखा? चौथा नंबर, तीसरा नंबर भोजन के पाचन में। इसके अलावा चौथा नंबर रहेगा आपका टॉयलेट क्लीनर में। टॉयलेट क्लीनर में देखा होगा सबने भैया प्रचार, अक्षय कुमार वाला, हार्पिक, है ना? तो उसमें भी क्या होता है? HCl होता है। ये बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ठीक है। कपड़ों पर पड़ जाए कहीं तो कपड़ा उसको इतना कट जाता है, HCl। तो HCl टॉयलेट क्लीनर के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी करते हैं। तो ये 4 उपयोग हो गए अम्ल के। अब अगली हेडिंग लगाएंगे, क्षार के उपयोग। अम्ल के उपयोग हो गए, अब क्षार के उपयोग। क्षारों का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसमें लिखेंगे नंबर एक में लिखेंगे पेट की अम्लता कम करने में। क्या लिखेंगे? पेट की अम्लता। अम्लता नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर हम कहें एसिडिटी तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। एसिडिटी को प्रचार देखा होगा, तीनों काम शुरू सिर्फ 6 सेकंडों में, जितने भी सेकंड हो। तो पेट में अगर अम्ल ज्यादा हो जाता है, मात्रा इसकी ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम लोग इनो ऊपर से पीते हैं तो ये उदासीन हो जाता है। अम्ल क्षार मिल करके क्या होते हैं? उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग इसीलिए सोडा यानी इनो का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्षार का उपयोग क्या रहा? पेट की अम्लता को कम करने में, ठीक है भैया। दूसरा लिखिए, नंबर 2, डिटर्जेंट साबुन डिटर्जेंट आदि के रूप में। साबुन डिटर्जेंट आदि के रूप में, साबुन डिटर्जेंट का भी प्रयोग करते हैं हम लोग कपड़े वपड़े साफ करने में। इसके बाद नंबर 3, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने में। ये भी क्षार होता है, प्रकृति में क्षारी होता है। तीसरा लिखेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग खाने के रूप में। नंबर 4 और लास्ट होगा उर्वरक उर्वरक कागज, पेंट और औषधि निर्माण। उर्वरक कागज, पेंट और औषधि निर्माण में। उर्वरक उर्वरक में आती है यूरिया, ठीक है। यूरिया आपने बहुत सुना होगा। यूरिया का सूत्र लिख लीजिए। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है। ये क्या होती है? यूरिया, NH2CO NH2, इसको कहते हैं यूरिया। ठीक है भैया। तो क्षार के उपयोग हो गए। अगली हेडिंग, अम्ल और क्षार पूरी तरह से खत्म हो गए। अगली हेडिंग रहेगी आपकी सूचक। सूचक बोले तो इंडिकेटर, ठीक, सूचक यानी इंडिकेटर्स। अब अम्ल क्षार के हमने गुण पढ़ लिए, बनाना कैसे ये पढ़ लिया। बनाना क्या, बने बनाया होता है, इसमें कुछ बनाना थोड़ी, तो पढ़ लिए। अब इसके बाद इसके उपयोग पढ़ लिए, रासायनिक गुण पढ़ लिए, भौतिक गुण भी पढ़ लिए। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि आखिर कौन अम्ल है और कौन क्षार है, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको आना होगा अगली क्लास में। ये क्लास यहीं तक रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी बच्चे अभी से तैयारी करेंगे उनको आगे आसानी से समझ में आएगा। और बच्चों, अगर आपको रसायन विज्ञान समझ में नहीं आ रही थी अभी तक कहीं भी, तो आपको सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक है वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो आप याद कर लेंगे तो रसायन विज्ञान धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। प्रेशर आप जब अपने आप पर रखेंगे, उस तरह से उतना समय देंगे विषय को, तो कोई भी विषय आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता है, मैथ के बाद दूसरा सब्जेक्ट फेवरेट आपका साइंस हो जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बशर्ते आपको जितना कहा जाए उतना आपको विधिवत करना ही होगा और याद करना ही होगा। बिना याद, क्योंकि मैथ में भी आप फार्मूले याद करते ही हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फार्मूले के तौर पर उपयोग होती हैं, और कुछ ही चीजें हैं अगर उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके लिए रसायन विज्ञान आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पेपर में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप 10th से साइंस सीखते हैं, रसायन सीखते हैं, तो आपको 11th और 12th में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये गारंटी मेरी है पूरी, ठीक है। तो ठीक है भैया, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।